What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर। और ये पहला चैप्टर आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। आपको बस बहुत ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ये सारे नोट्स बना लेने हैं और यस यू विल बी रेडी टू एक्सेल इन योर एग्जामिनेशंस। हाफ ईयरलीज की तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, लेट्स बिगिन। तो बच्चे, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सिंपल इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो की बात तो चलो हम करते रहेंगे। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के बाद ही इकोनॉमिक्स आया, राइट। तो व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो देखो बच्चे, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंट्री में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लेन देन के लिए चाहिए, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी लेन देन करना है, दैट इज मनी। ठीक है, अब मनी का आप क्या करते हो? मनी से ही पूरी की पूरी इकोनॉमी काम करती है। अगर पैसा नहीं होगा तो पूरी इकोनॉमी काम नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि हर चीज का एक्सचेंज किससे होता है? मनी से होता है, राइट। तो मनी का कहां कहां पे यूज होता है? सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक इकोनॉमी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है प्रोडक्शन, राइट। कि हमारे प्रोड्यूसर्स माल बनाएंगे। अब माल बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्किल सेट चाहिए, मशीनें चाहिए, कितना कुछ चाहिए। तो किसी भी इकोनॉमी का एक सबसे वाइटल प्रोसेस होता है प्रोडक्शन। अब माल बन गया तो सिर्फ बनाना इनफ नहीं है, हमें यह चाहिए कि उसको कोई खरीदे भी, उसको कोई कंज्यूम भी करे। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंजम्पशन। तो सिर्फ प्रोड्यूसर्स होना सफिशिएंट नहीं है, हमें कंज्यूमर्स भी चाहिए जो उस माल को खरीदें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, कि इकोनॉमी में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो आप देखते हो कि हमारे देश में एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम कैसा बना हुआ है कि अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे मशीनें मिल जाएंगी, मुझे लेबर मिल जाएगी, मुझे कैपिटल अरेंज हो जाएगा, मुझे स्किल सेट मिल जाएगा, मुझे मशीन्स मिल जाएंगी, एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड। एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर के लिए सारा सामान तैयार होगा, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन, एंड अर्न देयर लिविंग, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से अर्न कर पाए, अपना लिविंग, अपना पैसा कमा पाए अच्छे तरीके से। अब इकोनॉमी में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर वन इज प्रोडक्शन, नंबर टू इज कंजम्पशन, नंबर थ्री इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हम इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, कि हमारे देश में अलग अलग चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग लोग, सो दैट वो और ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा वैल्यू एडिशन, और ज्यादा मनी मेकिंग कर पाए। इसके बाद आता है स्कार्सिटी। अब आप कभी भी ये वर्ड समझो स्कार्सिटी तो बहुत सिंपल है। स्कार्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, किसी भी चीज की कमी होना। यानी जब भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी में स्कार्सिटी है। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल छोटा सा समझो कि हमारे देश में लैंड, भाई बहुत तेजी से जमीन की यूजेज बढ़ता जा रहा है, मतलब कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो लैंड की जरूरत ज्यादा 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 पड़ती जा रही है। बट वो तो लिमिटेड है, जमीन तो हमारे पास उतनी ही है, जमीन तो नहीं बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मैं हमेशा क्या बोलूंगा कि लैंड की डिमांड ज्यादा है और रिलेटिवली सप्लाई कम है, तो हम बोलेंगे लैंड की स्कैर्सिटी है। इसी तरीके से किसी भी रिसोर्स में अगर डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसको स्कैर्सिटी बोलते हैं। इट रेफर्स टू लिमिटेशन, यानी कमी होना ऑफ सप्लाई अबाउट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, राइट। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले ह्यूमन, ठीक है। ये समझो कि एक इंसान की जो वांट्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो अनलिमिटेड है। यानी एक इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज चाहिए होती है। ठीक है, जब हमारा चिंटू छोटा था
तो चिंटू को सबसे पहले क्या चाहिए था, साइकिल चाहिए थी, साइकिल मिल गई चिंटू को, उसके बाद चिंटू को चाहिए थी कोई एक्टिवा बाइक, एक्टिवा बाइक मिल गई, उसके बाद चिंटू को चाहिए था कोई अच्छी गाड़ी, उसके बाद कोई लग्जरी गाड़ी, उसके बाद कुछ और यॉट चाहिए, एयरप्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, कुछ कुछ चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट ह्यूमन रिसोर्सेज आर, ये सब सामान खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो कैसा है, वो लिमिटेड है चिंटू के पास, भाई अनलिमिटेड थोड़ी ना है। अंबानी भी ये बोलता है कि मेरे पास भी लिमिटेड ही पैसा है भाई, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू हिज वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म ही नहीं होती हैं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। अब सपोज अंबानी जी को कोई वॉच लेनी है, अब अंबानी जी के पास दुनिया भर की लग्जरी वॉचेज हैं, ठीक है, बट फिर भी अब वॉचेस तो बहुत सारी अवेलेबल है ना मार्केट में, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको भी चॉइस करनी पड़ती है कि हाँ मैं इनमें से कौन सी, हाँ ये 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 12 करोड़ की है, 14 करोड़ की है, 6 करोड़ की है, 8 करोड़ की, सारी तो नहीं लेनी, इनमें से भी कौन सी। तो वो जो चॉइस करनी पड़ती है ना कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करें, हमारे जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज करें सो दैट हमें हमारे अनलिमिटेड वांट्स में थोड़ी सी खुशी मिले कि हाँ हमारे वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमारा काम हो रहा है और हम बढ़िया तरीके से अपना खुश रह सकें, हम सेटिस्फाइड फील कर सकें। ऑल्दो एक ह्यूमन कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करता, बट फिर भी प्रयास यही रहता है कि मैं बेस्ट सिलेक्शन करूं आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो क्या बोल रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको सबसे पहले चॉइस करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी ताकि आपका सेटिस्फैक्शन आपको मिले, जिससे आप अपनी वांट्स को कुछ सेटिस्फाई कर पाओ अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के पास। अब रिसोर्सेज के आप अलग अलग यूजेस कर सकते हो। अब सपोज अंबानी जी के पास 5 करोड़ रुपए हैं और वो घर से सोच के चले कि घड़ी लेनी है, तो भाई घड़ी में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब घड़ी के अलावा वो और भी बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं, 5 करोड़ से तो कुछ भी आ सकता है भाई। तो इस रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उनको ये देखना है कि उनको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां पे मिल रहा है, वो इसका बेस्ट यूज कैसे कर पा रहे हैं, उसका चॉइस करना पड़ेगा। दैट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक इकोनॉमी में भी यही होता है बच्चों। एक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये सब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट जो ज़रूरतें हैं इंसान की वो अनलिमिटेड है। तो एक प्रोड्यूसर को भी सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो अपनी लैंड पे क्या बनाए, लेबर के साथ क्या चीज़ का प्रोडक्शन करे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके बाद आता है बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती क्यों है, ये चॉइस करना ही क्यों पड़ता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मेनली ये था कि चॉइस, तो हमें चॉइस क्यों करना पड़ता है, हम सब कुछ क्यों नहीं कर सकते। अंबानी जी सारी घड़ियां क्यों नहीं खरीद सकते। नंबर 1 स्कैरसिटी, रिसोर्सेज में कमी है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। नंबर 2 ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती, समाप्त हो ही नहीं सकती। और तीसरा जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, उनके यूजेस ऑल्टरनेट है, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रेकरिंग, बार बार होता रहता है। एंड ह्यूमन वांट्स टू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, कभी उसकी प्रायोरिटी कुछ होती है, कभी उसकी प्रायोरिटी कुछ होती है, तो इसीलिए उसको बार बार चॉइस करनी पड़ती है। तो ये 3 मेन कारण है, किस चीज के कारण है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। नंबर 1 स्कैरसिटी, नंबर 2 अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, नंबर 3 ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आता है सर इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना बच्चों, इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम मेनली ये स्टडी करते हैं कि कैसे इकोनॉमी में ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हम इसको कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सो दैट हमारे कंज्यूमर्स भी खुश रहें, हमारे प्रोड्यूसर्स भी खुश रहें और बाजार चलता रहे, इकोनॉमी चलती रहे, लेन देन चलता रहे। ये मेन हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे का मतलब तरीका, वे का मतलब तरीका, किस चीज का तरीका, द तरीका कि किस तरीके से सोसाइटी यूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। सोसाइटी क्या यूज करती है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल तक सो दैट मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स में मेनली हम यही पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम वो चीज़ें बना सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, राइट। मेनली हम यूज़ ऑफ मनी पढ़ते हैं, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ऑल राइट,
नेक्स्ट आता है बच्चों इकोनॉमिक्स को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर देयर। तो ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं बेटा। सबसे पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मेरा कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा ये पोर्शन देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो आपको 12th में ही माइक्रो और मैक्रो पढ़नी है। अगर मेरा कोई सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपको क्लास 11th में माइक्रो पढ़ाई जाएगी, क्लास 12th में मैक्रो पढ़ाई जाएगी। पोर्शन यही रहता है, ठीक है। सिर्फ अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग तरीका है। स्टेट बोर्ड्स वाले क्या करते हैं, इसको 12th में पढ़ते हैं, यही माइक्रो और मैक्रो। और जो हमारे नॉर्मल बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या होता है कि ये 11th में और मैक्रो 12th में पोर्शन सेम है। तो चाहे आप स्टेट बोर्ड क्लास 12th में हो तब भी आपको यही देखना है, चाहे आप सीबीएसई क्लास 11th में हो तब भी आपको यही देखना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। बेटा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो वर्ड होता है माइक्रो, सबसे पहले मैं यहां पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूं ओरिजिन। जो माइक्रो शब्द, ये माइक्रो, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोज से हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और जो मैक्रो वर्ड है, ये मैक्रो MACRO, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोज से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो माइक्रोज से आया, जिसका मतलब स्मॉल होता है। मैक्रो मैक्रोज से आया, जिसका मतलब लार्ज होता है। तो जब भी हम इकोनॉमी में किसी छोटे कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं, अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब भी हम इकोनॉमिक्स में किसी बड़े कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हम लोग एक स्कूल की स्टडी कर रहे हैं, वन स्कूल, कि एक स्कूल में एवरेज बच्चों की हाइट कितनी है, बस एक स्कूल की स्टडी करी मैंने। और वहीं पे मैंने पूरे इंडिया के स्कूल्स की स्टडी करी, ऑल इंडिया स्कूल्स, भारत के सभी स्कूल्स की स्टडी करी। उसको हम बोलते हैं कि ये बड़े लेवल पे स्टडी हो रही है। तो देखो, एक छोटे लेवल पे और एक बहुत बड़े लेवल पे। तो दिस इज गोना बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज गोना बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो माइक्रो में हम क्या बोलते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी which studies the behavior of individuals। ये भी आप ध्यान रखो, माइक्रो में I आता है तो I stand for individual। आप किसी एक यूनिट की बात करोगे, एक पर्टिकुलर छोटी चीज की बात करोगे। मैक्रो की जब हम बात करते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी which studies the behavior of aggregates। यहाँ पे A stands for aggregates। aggregates का मतलब होता है समेशन। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के एक बड़ा सम बनाया, एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया, उसको बोला एग्रीगेट। तो माइक्रो में I stands for individual, मैक्रो में A स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या टूल्स पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम मेनली पढ़ेंगे इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, एक कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, एक प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई करता है, ये सब माइक्रो में पढ़ेंगे, चैप्टर है ये। वहीं मैक्रो में चैप्टर है पूरे देश की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और पूरे देश की सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। माइक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, डिमांड सप्लाई सब पढ़ लेंगे, तो हम लास्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, मार्केट। वहां पे हमें समझ में आएगा कि माइक्रो पढ़ के जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, वो ये है चीजों का प्राइस फाइंड आउट करना, टू डिटरमाइन द प्राइस। प्राइस कैसे पता लगता है, डिमांड सप्लाई से ही पता लगता है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। वहीं पे मैक्रो में प्राइस की बात नहीं होती, मैक्रो में बात होती है इनकम की और एम्प्लॉयमेंट की। देश में इनकम लेवल, देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये हम मैक्रो में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम बच्चों प्राइस थ्योरी होता है, इसका दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नेम भी लिख दूं, ऑल्टरनेटिव नेम, तो माइक्रो को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी, मैक्रो को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक हो गया बेटा जी। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है समेशन, सम होना कॉन्सेप्ट्स का। तो देखो एग्रीगेशन तो इसी में होती है मेनली, एग्रीगेट्स की स्टडी तो यहाँ पे। तो मैक्रो में होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी इसके अंदर जितना ज्यादा समेशन हो सकता है कॉन्सेप्ट्स का, जितने बड़े लेवल पे जा सकते हो जाओ।
माइक्रो के अंदर थोड़ा बहुत एग्रीगेशन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड करके आपको पढ़ाए जाएंगे, थोड़े इंडिविजुअल से थोड़े से बड़े लेवल पे भी आपको पढ़ाए जाएंगे कहीं कहीं पे। तो माइक्रो में हम बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी एग्रीगेशन इसमें भी होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। उसके बाद बच्चों बेसिक अजम्पशंस बहुत सिंपल हैं। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हमारे लिए मैक्रो के सारे कॉन्सेप्ट्स कांस्टेंट है, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हमारे लिए माइक्रो के सभी कॉन्सेप्ट्स कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना, माइक्रो की जब आप स्टडी करोगे तो ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, जब हम मैक्रो की स्टडी करेंगे तो ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। फिर हम इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, एक का इनकम, एक का प्रोडक्शन। यहाँ पे नेशन की इनकम और नेशन का आउटपुट, पूरा माइक्रो एंड मैक्रो। तो ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप कोई भी 4 से 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, डन डन सर। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 3 मेजर सबसे ज्यादा फेस होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है बच्चा व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का मैं प्रोडक्शन करूं। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेरे पास पैसा बहुत लिमिटेड है ना। अब मुझे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, तो मैं अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा कि मैं वो चीज बनाने की कोशिश करूंगा जो सबसे ज्यादा चले, जो सबसे ज्यादा बिके, मेरा रिसोर्स वेस्ट ना हो। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि उसको हम सेलेक्ट कैसे करें, ढूंढे कैसे कि क्या बनाना है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, कि मैं क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं कि वो वेस्ट ना हो, है ना। अगर रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम वो गुड बनाएं जो जल्दी से बिके, वेस्टेज ना हो। तो पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें हम क्या सीखते हैं कि क्या बनाएं और कितना बनाएं, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा होता है हमारे पास हाउ टू, नहीं ये तो इसी में आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अच्छा ये तो इसी का लिखा हुआ है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि क्या बनाएं, और हाउ मच का मतलब कितना बनाएं। ये दो चीजें ही होती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाएं, कौन सी टेक्निक यूज करें, कौन सी टेक्निक से बनाएं, कौन सी टेक्निक यूज करें। बच्चों दो टेक्निक होती हैं, एक होती है लेबर ओरिएंटेड टेक्निक, ठीक है, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम मोस्टली जो प्रोडक्शन करते हैं वो लेबर की मदद से करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मोस्टली जो प्रोडक्शन करते हैं वो मशीनों से करते हैं। तो हमारे देश में हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास लेबर ज़्यादा अवेलेबल है या हमारे पास मशीनें हैं, हम मशीनों से काम कर पाएंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या मैं लेबर को अफोर्ड कर पाऊंगा या मैं मशीनों को अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं क्या यूज़ करूँ और प्रोडक्शन करूँ। तो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊँ, कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करके बनाऊं। तो देखो यहाँ क्या होता है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मैं LIT यानी लेबर इंटेंसिव यूज करूं या मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूं, CIT। ठीक हो गया बेटा। तीसरा हमारे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें। सर किसके लिए प्रोडक्शन करें मतलब कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए प्रोडक्शन करें। हम रिच के लिए प्रोडक्शन करें, पुअर के लिए प्रोडक्शन करें, चिल्ड्रन के लिए प्रोडक्शन करें, यूथ के लिए प्रोडक्शन करें, ओल्ड एज पीपल के लिए प्रोडक्शन करें। तो मुझे जो प्रोडक्शन करनी है वो किसकी कैटेगरी के लिए करें, कौन सी कैटेगरी के लिए करें, राइट। तो क्या बोलता है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर पुअर एंड लेस रिच और रिचर एंड लेस पुअर। तो तीन चीजें होती हैं, क्या बनाए, कितना बनाए, कौन सी टेक्निक यूज करके बनाए और किसके लिए बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। डन। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स कितनी तरीके की होती है। ब्रांचेस तो हमने दो पढ़ ली, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स,
एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बहुत ही इजी, वेरी 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 इजी। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक्स जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। जैसे मैं बोलूँ कि सपोज इकोनॉमी में बहुत महंगाई चल रही है, तो मैं बोलूँगा कि बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है। दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, कि हमने स्टडी करी कि अभी क्या चल रहा है। और अगर मैं ये स्टडी करूँ कि क्या होना चाहिए, मैं बोलूँ कि इन्फ्लेशन को हमें कम करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, प्राइजेस को बढ़ते हुए रोकना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव क्या होता है, इट डील्स विद व्हाट इज, कि क्या है, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व हो रही हैं, मेरे देश में क्या चल रहा है, कैसे मैं समस्याओं को सुलझा रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या होता है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे हमें सॉल्व करनी है, राइट। उसके बाद आता है पर्पस। देखो पॉजिटिव रियल डिस्क्रिप्शन बताता है, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली गोइंग ऑन इन माय इकोनॉमी, रियल डिस्क्रिप्शन। यहां आइडियल सिचुएशन बताता है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए, रियलिटी से इसको कोई मतलब नहीं है। ये बोलता है बेस्ट सिचुएशन क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, राइट। उसके बाद वेरिफिकेशन। अब बच्चों जो सच है, जो हो रहा है, उसको वेरीफाई करा जा सकता है। जो हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए, उसको क्या वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी फ्यूचरिस्टिक, कि क्या होना चाहिए भविष्य की बात करता है ये, तो इसको क्या वेरीफाई करोगे। वैल्यू जजमेंट, बेटा इसके अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, ये तो फैक्ट्स हैं, कि कोई वैल्यूज पे बेस्ड बात नहीं है, देयर आर नो वैल्यू जजमेंट्स। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज ही वैल्यू जजमेंट्स के हिसाब से है, कि क्या बेस्ट सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स। इसके बाद सजेस्टिव, बेटा ये तो फैक्ट्स हैं, तो ऐसा कोई सजेशन नहीं है इसके अंदर, ये तो फैक्ट है, ये तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ओपिनियंस हैं, ये सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, इसीलिए इसको सजेस्टिव इन नेचर बोलते हैं, कि सब अपने अपने सजेशंस देते हैं इसके अंदर। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखो कि प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो भी अभी करंटली हो रहा है ना, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज पॉजिटिव। आपको एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देखना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। तो क्या हो रहा है, इट इज पॉजिटिव। क्या बेस्ट सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव, राइट। जैसे नॉर्मेटिव में बोलेंगे इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश में देयर आर इनकम इनइक्वालिटीज, ये देश में हैं। इधर बोलेंगे इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी रिड्यूस्ड, परफेक्ट। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डन मेरा बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो इसके भी जल्दी जल्दी से, फटाफट से। अब आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने वो सुना होगा, एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एवरीथिंग कम्स विद अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हो तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ को रिजेक्ट भी करते हो। भाई तुमने अगर इस टाइम पे वीडियो देखने का सोचा तो तुम इस टाइम पे शायद गेम खेल सकते थे, तुमने वो मिस करा है। तुम इस टाइम पे शायद टीवी देख सकते थे, तुमने मिस करा है। तुम इस टाइम पे शायद कुछ खाना खा सकते थे, तुमने वो मिस करा है। तो आप कोई भी चीज़ करते हो ना, आपके पास हमेशा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आप जो भी चीज़ करते हो उसके चक्कर में आपने कुछ ना कुछ तो छोड़ा होता है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है तो किसी ना किसी कॉस्ट पे ग्रैब करी है, कुछ ना कुछ तो छोड़ा है आपने उसके बदले में। अब सपोज मेरे पास 3 जॉब्स हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। सबसे अच्छी ये है, फिर उससे कम अच्छी ये है, उससे कम अच्छी ये है, तो मैंने सी वाली जॉब ले ली। तो अब बताओ अगली कौन सी बेस्ट थी जो मैंने छोड़ दी, वो ये है, जस्ट अगली वाली बेस्ट, ठीक है। तो मेरा सी जॉब को ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बी, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया, राइट। जैसे बोल रहा है मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, उसको 2 और ऑफर आए, राइट। और लेकिन उसने क्या ऑफर आए उसको, एक तो था 30,000 पर मंथ का, एक था 35,000 पर मंथ का, लेकिन उसने 40 वाला लिया। तो कौन सा अगला बेस्ट है, अगर ये ना लेता तो कौन सा लेता, ये वाला लेता। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 35,000।
परफेक्ट बच्चों, क्लियर हुआ। अब आ रहा है इस चैप्टर का सावधान इंडिया सवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। मैं जब भी सावधान इंडिया सवाल लिखूंगा समझ जाओगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करें। अब बच्चे इस टॉपिक के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोडक्शन, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर कुछ सामान बनाएगा उसके बारे में कुछ बताने वाला है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि अलग 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 वेज, राइट। कर्व, कर्व का मतलब बच्चों एक ग्राफ बनने वाला है। तो बेसिकली हम एक ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिस ग्राफ में हम ये समझेंगे कि एक प्रोड्यूसर के पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करने की अलग अलग कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। तो व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ बनाएंगे ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस एक प्रोड्यूसर बना सकता है दो गुड्स के विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। यानी हम ये मान के चलेंगे कि एक प्रोड्यूसर है जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, भाई एक लिमिटेड सी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, मशीन है ना, लिमिटेड से उसके पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। अब उसके साथ वो कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है दो गुड्स के। देखो कोई भी प्रोड्यूसर हो वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकूं, प्रॉफिट कमाने के लिए वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ढूंढता है ना। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? पीपीसी तो आपने पढ़ ही लिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। अब देखो ये शेड्यूल मैंने अजम्पशंस लिखी हैं क्या? यस। तो ये टेबल, ये कर्व पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले अजम्पशंस पढ़ें। इकोनॉमिक्स में आप ये चीजें देखोगे क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो कोई भी ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या एज्यूम करके चलना है, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा। अब क्या क्या एज्यूम करना है मेरा बेटा? नंबर 1, हमें ये मान के चलना है कि प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, यानी उसने अपने रिसोर्सेज को पूरे अच्छे से यूज कर लिया है। तो अगर उसकी लैंड है तो लैंड का एक एक इंच उसने यूज करा है, लेबर ने अपना बेस्ट दिया है, कैपिटल उसने सारा यूटिलाइज कर लिया है। तो पहला असम्पशन ये है कि रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज्ड हैं। दूसरा असम्पशन क्या है कि हम सिर्फ दो गुड्स बना सकते हैं। अब देखो वैसे तो प्रोड्यूसर 3, 4, 5, 10 कितने भी गुड्स बना सकता है, बट क्योंकि एक कर्व पे दो ही एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम ये मान के चलेंगे कि दो ही गुड्स बना रहा है वो। नंबर 3, रिसोर्सेज कैसे हैं इकोनॉमी में? फिक्स्ड हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, वो बार बार चेंज नहीं करेगा। यानी अगर लेबर है तो उसी प्रकार की लेबर है, अलग अलग तरीके की लेबर नहीं है, राइट। नंबर 4, टेक्नोलॉजी भी सेम है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। अगर देखो बच्चों टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ऑफ कोर्स अपडेटेड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा एज कंपेयर टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो हम मान के चल रहे हैं जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो जितनी बार भी उसने प्रोडक्शन करा सेम टेक्नोलॉजी से करा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई। उसके बाद क्या बोलता है? जब रिसोर्सेज ट्रांसफर करे गए एक से दूसरे गुड में प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब यह है बच्चों कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, भाई इसको तुम ऐसे समझो कि मेरे पास जमीन तो इतनी ही है, पहले मैं दो गुड्स बनाता था, 50% इधर 50% इधर। तो अगर मैंने अब एक गुड इधर बढ़ाया, इधर 60 कर दिया, तो ऑफ कोर्स ये 40 भी तो होगा ना भाई, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ना। तो रिसोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी लेबर की या प्रोडक्टिविटी कम होगी रिसोर्स की, यानी इक्वल प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम होगी अगर मैं रिसोर्स को ट्रांसफर करूंगा। ये ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे समझो कि सपोज मैं बोलता हूं कि मेरी लेबर है, इधर वीट बनता है, इधर राइस बनता है, तो मेरी लेबर को वीट तो बहुत अच्छे से ग्रो करना आता है, राइस इतने अच्छे से ग्रो करना नहीं आता। तो अगर मैं अपनी लेबर को वीट छोड़ के राइस बनाने को बोलूंगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी का कम होना, राइट। सही है, परफेक्ट। तो ये हमारे कुछ assumptions हैं जो हम मान के चलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से एक टेबल बनानी है और फिर हम एक कर्व बनाएंगे। अब देखो ये टेबल कैसे बनती है, ऐसा मान लो पॉसिबिलिटी। अब हम कोई भी गुड्स ले सकते हैं बच्चों, आपकी किताबों में गन्स और बटर लिया गया है तो मैं गन्स और बटर ले लेता हूं। वैसे आप गुड ए, गुड बी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो गुड ए और बी लेते हैं या ब्रेड बटर ले लेते हैं,
कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेड और बटर ले लिया मैंने, राइट। अब तुम मान के चलो कि मेरे पास ये ज़मीन है जिस पे मैं ब्रेड और बटर का काम करता हूँ, ओके। अब तुम कहोगे सर लैंड पे बटर कैसे बनेगा, वो तो मिल्क से बनेगा। अरे तुम मान के चलो ना, मतलब वैसे ही चलो, ब्रेड बटर भी हटा देता हूँ। तुम्हें अगर बिल्कुल एग्जैक्टली वही चाहिए तो मैं बोल देता हूँ कि एक पे पोटैटोज हैं, एक पे टोमेटोज हैं। लो अब ठीक है, ये तो ज़मीन पे ही होंगे ठीक हो गया, परफेक्ट। कुछ भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि मैं पूरी ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ पोटैटोज ग्रो कर दूं, है ना, पूरी ज़मीन पे सिर्फ पोटैटोज। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि मैं पूरी ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ टोमेटोज ग्रो कर दूं, एक बार सिर्फ पोटैटो, एक बार सिर्फ टोमेटो। या फिर मैं क्या अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, आधे पे पोटैटो आधे पे टोमेटो, या 60-40 या 70-30, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, उसका जब कर्व बनाएंगे तो उसी को पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मान लो आप कि पहला कॉम्बिनेशन लेता हूं मैं जहां पे 0 टोमेटो हैं, यानी पूरी जमीन पे सिर्फ पोटैटो ग्रो हो रहे हैं, ओके। फिर 1 टोमेटो, 2 टोमेटो, 3 टोमेटो, 4 टोमेटो, 5 टोमेटो, 6 टोमेटो, ऐसा ले लिया। ABC DEFG, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे आप ऐसे ले लेना 0 1 2 3 4 5 6। अब टेबल को बनाने का एक कलाकारी है, वो कलाकारी तुमको सीखनी है, क्योंकि हमारा एक अजम्पशन था बच्चों कि जब हम रिसोर्स को एक से दूसरे में शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने इधर 1 बढ़ाया तो इधर 1 कम हो गया। मुझे ये देखना है कि धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो टेबल को उसी हिसाब से बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, 0 1 2 + 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21। तो यहाँ पे आप लिख देना 21, यहाँ पे आप क्या लिख देना 21। तो मुझे बताओ अभी फिलहाल पहला कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया कि मेरी पूरी जमीन पे 21 पोटैटोज बनते हैं और 0 टोमेटोज बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है कि मैं अगर अपने सारे रिसोर्सेज लगा देता हूं, अगर आप सपोज यहां तक भी बनाते 0 1 2 3 4 5, फिर इसका सम कर देना 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 को सबसे ऊपर लिख देना, ठीक है। ओके हो गया बेटा जी, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है कि हमने ये बना दिया कॉम्बिनेशन, डन, ओके। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां से 1 माइनस करना है। 21 - 1 अगला कॉम्बिनेशन बन गया 20 पोटैटोज 1 टोमेटो, ठीक है। फिर आपको 20 में से 2 माइनस करना है, क्या आएगा 18 2, 18 - 3 15 3, 15 - 4 11 4, 11 - 5 11 - 5 आ जाएगा 6 5, 6 - 6 0 6। तो ये बच्चों अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए। देखो ये क्या बन गए, अलग अलग कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्या बना, पहला कॉम्बिनेशन बना हमारे पास 21 पोटैटोज 0 टोमेटोज, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा बना 20 पोटैटोज 1 टोमेटो। तीसरा बना 18 पोटैटोज 2 टोमेटोज। चौथा बना 15 पोटैटोज 3 टोमेटोज। फिर बना ऐसे ही 11 पोटैटोज 4 टोमेटोज। फिर बना ऐसे ही 6 पोटैटोज 5 टोमेटोज। फिर बना ऐसे ही 0 और 6। अब देखो तुम कहोगे सर ये तो हम रैंडम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे। नहीं, रैंडम कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, ये टेबल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसके पीछे कारण है, कारण बताता हूं। देखो कारण है इसके पीछे MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो एक यूनिट को गेन करने के लिए। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन ये था कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके 21 पोटैटो ग्रो कर लेता हूं, बस दैट्स इट। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना अपनी जमीन पे सिर्फ पोटैटोज, क्यों एक टोमेटो भी ग्रो किया जाए। तो अगर मुझे एक टोमेटो गेन करना है, अगर मुझे एक टोमेटो, देखो यहाँ पे क्या है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, दिस इज डेल्टा। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बच्चे चेंज।
चेंज इन सेक्रीफाइस टू चेंज इन गेन। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक टोमेटो गेन करना है, अगर मुझे एक टोमेटो गेन करना है तो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? तो हमने बोला 21 से 20 एक यूनिट का ही सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो एक का सेक्रीफाइस, एक का गेन, एमओसी आया 1। एमओसी कितना आया? 1। ठीक है, तो मुझे लगा ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैंने 2 गुड्स बना लिए, 20 पोटैटो बन गए, 1 टोमेटो बन गया। अब मुझे लगा क्यों ना मैं 1 टोमेटो और बढ़ाऊं, इसको मैं 1 और बढ़ाना चाहता हूं। अब भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है। जब मैं अपनी लेबर को बोलूंगा कि भैया तुम इसमें लगो, तो उनको ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना। लैंड भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, तो अगर ये बढ़ाना है तो ये कम करना पड़ेगा। और मैंने अजम्पशन क्या लिया था कि जब भी आप रिसोर्स को एक से दूसरे में शिफ्ट करोगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी इस बार क्या होगा, अगर 1 गेन करना है, देखो 1 से 2 गेन तो 1 ही हो रहा है, तो 2 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 2। इस बार सेक्रीफाइस 2 हो गए, राइट। फिर से अगर 1 गेन करना है, अगर मुझे 1 गेन दोबारा करना है तो इस बार 3 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो एमओसी आ गया 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज को इधर से इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। पहले 1 यूनिट कम हुआ, फिर 2 कम हुए, फिर 3 कम हुए, अगले में 4 कम हो जाएंगे 1 को गेन करने के लिए, अगले में 5 कम हो जाएंगे 1 को गेन करने के लिए, अगले में 6 कम हो जाएंगे 1 को गेन करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो, तो अगर 1 बढ़ा रहा हूं तो इधर सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है, लेबर परेशान होती जा रही है, लेबर से हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों में बेस्ट नहीं है लेबर। रिसोर्सेज को आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही शिफ्ट करोगे प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसीलिए टेबल ऐसे ही बनेगी। इसका रीजन यही है, समझे? तो 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पॉसिबिलिटीज, फिर कोई भी 2 गुड्स ले लेना यार, ए बी ले लेना, पोटैटो टोमेटो ले लेना, ब्रेड बटर ले लेना, गन्स बटर ले लेना, कुछ भी ले सकते हो। बस जो मेन चीज है वो क्या है, हमारा एजम्पशन कि जैसे जैसे आप रिसोर्स को इधर से इधर शिफ्ट करोगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, क्योंकि आप दोनों में इक्वली एफिशिएंट नहीं हो। बच्चों अगर दोनों में मैं इक्वली एफिशिएंट होता ना, सपोज मैं दोनों में इक्वली एफिशिएंट होता, फिर तो ये होता, देखो फिर पता क्या होता, 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0। फिर ऐसे होता कि 1 बढ़ाया 1 घट गया, 1 बढ़ाया 1 घट गया, 1 बढ़ाया 1 घट गया, 1 बढ़ाया 1 कम हो गया, 1 बढ़ाया 1 कम हो गया। यानी कि जितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं उतना ही गेन कर रहा हूं। 1 बढ़ा रहा हूं 1 कम कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा assumption क्या था, जैसे जैसे आप रिसोर्सेज को इधर से इधर करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, तो आपका सेक्रीफाइस ज्यादा 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 होता चला जाएगा। इसीलिए ये टेबल नहीं चलेगी, टेबल चलेगी ये, यही बनानी है एग्जाम में भी, सही है। अब या तो इसको बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे लिख सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों कि किस तरीके से आपके रिसोर्सेज को आप जब शिफ्ट कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। तो देखो क्या चेंज आया, सबसे पहले 1 सेक्रीफाइस 1 गेन, फिर 2 सेक्रीफाइस 1 गेन, फिर 3 सेक्रीफाइस 1 गेन, फिर 4 सेक्रीफाइस 1 गेन, फिर 5 सेक्रीफाइस 1 गेन, फिर 6 सेक्रीफाइस 1 गेन। बात तो एक ही है, बस यहाँ पे परफेक्ट नंबर्स में लिखा हुआ था, यहाँ पे रेशो में लिखा हुआ है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? तो टेबल ऐसे ही बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। और इसके पीछे का कारण जो मेन है वो क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, वो इसका मेन कारण। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं इस टेबल को, इसी टेबल को एक ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, एक कर्व पे प्लॉट करना चाहूं, कैसे बनेगा? लो जी, हमने बोला इधर ले लो टोमेटो, इधर ले लेते हैं पोटैटो। ओके, तो 1 2 3 4, कहाँ तक गए थे, 5 6, और ये जा रहा है 21 तक। तो हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 3 6 9 12 15 18 21।
तो देखो सबसे पहले पोटैटो 21, टोमेटो 0, तो 21 और 0 तो यहां प्लॉट होगा, सही है। फिर ये 20, तो ये 1, ये 1 और 20 यहां कहीं होगा, ये 20 और ये 1, ठीक है। उसके बाद ये 18, तो ये 2, ये 18 तो ये 2 लगभग यहां, ठीक है। फिर ये 15 और 3, 15 और 3, लो सर यहाँ आ गया। फिर 11 और 4, 11 यहाँ होगा नीचे, 11 और 4 ये यहाँ आ गया। उसके बाद 6 और 5, 6 और 5 ये यहाँ आ गया। उसके बाद 0 और 6, 0 और 6 तो बस यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ना बच्चों, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो कुछ ऐसा कर्व बनता है, इस तरीके का कर्व बनता है। इसी कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या ये कर्व एक ग्राफ है? क्या ये कर्व अलग 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 कॉम्बिनेशन दिखा रहा है? किस चीज के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है? दो गुड्स के, टोमेटो और पोटैटो, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस के साथ, है ना। अब चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो, यानी कि कॉम्बिनेशन ए, चाहे आप बी ले लो, चाहे आप सी ले लो, चाहे डी ले लो, चाहे ई ले लो, चाहे एफ ले लो, चाहे जी ले लो, क्या सब पे हमने अपना बेस्ट दिया? सब पे हमने अपना प्रॉपर टेक्नोलॉजी, सारे रिसोर्सेज यूज करे या नहीं करे? तो ध्यान रखना इन सारे कॉम्बिनेशंस पे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, चाहे जी हो, इन सारे कॉम्बिनेशंस पे हम कर रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जितने भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर आते हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ कर्व के ऊपर आ रहे हैं, ध्यान रखना ये सब क्या शो करते हैं? ये सब शो करते हैं बच्चों फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे कहीं अंदर आ गया, सपोज ये आ गया पॉइंट, पॉइंट आर, तो आर क्या दिखाता है? आर दिखाता है अंडर यूटिलाइजेशन। आर क्या दिखाता है? अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर कोई पॉइंट बाहर आ जाए, सपोज यहां आ जाए कोई पॉइंट क्यू, ठीक है, तो क्यू क्या दिखाता है? क्यू दिखाता है अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब है कि मैं यहां तक प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, ये मेरी औकात से बाहर है, क्योंकि मेरा कर्व यहीं तक है, मेरे रिसोर्सेज से मैं बस यहीं तक प्रोडक्शन कर सकता हूं। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है तो मैं अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है, वहां तक मैं जा नहीं सकता, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज यहीं पे खत्म हो गए। अगर मुझे यहां पहुंचना है, अगर मुझे यहां पहुंचना है तो मुझे अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो पीपीसी के बारे में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। छोटी छोटी बातें क्या होती हैं बच्चों? सबसे पहले नंबर वन पीपीसी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ऊपर से नीचे जा रहा है बच्चों। देखो इधर से इधर, इधर से इधर, नीचे। तो पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएंगे तुम्हारे, बहुत सारे, हर चैप्टर में कर्व आएगा नीचे जाने वाला। तो ध्यान रखना नीचे कब जाता है? जब भी आपको इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगी। इनवर्स का मतलब होता है बच्चों उल्टी रिलेशनशिप, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। क्या ऐसा ही हो रहा था? ये बढ़ता जा रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ये कम होता जा रहा था, 21 से 20, 20 से 18, 18 से 15, 15 से 11, 11 से 6, ये कम होता जा रहा था। तो जब भी एक गुड बढ़े और दूसरा कम हो जाए, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कर्व डाउनवर्ड आएगा। ये ध्यान रखना, पूरी इको में तुम्हें मैं बहुत बार पढ़ाऊंगा पूरे साल में। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कर्व नीचे आएगा, ठीक है। नंबर 2, कॉनकेव शेप्ड। इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी, कुछ भी बोल सकते हैं कि भैया 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। पहली बार इतना सेक्रीफाइस करा तो ये बढ़ा, अगली बार 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो 1 बढ़ा, राइट। अगली बार 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो 1 बढ़ा, अगली बार 4 का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो 1 बढ़ा, अगली बार 5 का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो 1 बढ़ा,
अगली बार 6 का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो 1 बढ़ा। तो बेसिकली ये जो शेप आई, ये शेप तो इसी वजह से आई ना कि कितना कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इस शेप के पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है इंक्रीजिंग एमओसी। अगर ये डिक्रीजिंग होता बच्चों, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो ये शेप बनती कॉन्वेक्स, ये याद रखना। अगर ये डिक्रीजिंग हो जाए, वैसे होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़नी थोड़ी ना है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। बट फिर भी वैसे ही डिक्रीजिंग होता तो शेप बनती कॉन्वेक्स। और अगर ये कांस्टेंट होता, अगर ये कांस्टेंट होता तो शेप बनती स्ट्रेट लाइन। फिर कर्व बनता बिल्कुल सीधा ऐसा कि अगर एक इधर बढ़ रहा है, एक इधर कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, फिर बिल्कुल सीधा बनता है ऐसा स्ट्रेट लाइन, लेकिन बनेगा नहीं। तो ये तो बस वैसे ही फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताया, बनेगा नहीं, बनेगा ऐसा ही हमेशा। पीपीसी हमेशा कॉनकेव बनेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होनी है, राइट। नंबर 3, पीपीसी कैन शिफ्ट। पीपीसी बच्चों राइट भी जा सकता है, पीपीसी मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट भी आ सकता है। राइट कब जाएगा? जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। लेफ्ट कब जाएगा? जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो पीपीसी राइट जाएगा जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, पीपीसी लेफ्ट आएगा जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, कॉनकेव शेप्ड है इंक्रीजिंग एमओसी एमआरटी की वजह से, शिफ्ट होगा राइटवर्ड क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लेफ्टवर्ड जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ये मेन पीपीसी की प्रॉपर्टीज हैं जो याद रखनी है, एग्जाम में आएंगी, राइट। डन सर। लो टेबल मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, कर्व मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, एमओसी एमआरटी मैंने आपको बता दिया। क्या बात है यार, मस्त हो गया। लो जी, पीपीसी की प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, कॉनकेव शेप्ड और शिफ्ट कर सकता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। डन सर। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज एमआरटी? ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एमआरटी। एमआरटी रेशो है, किस चीज का रेशो है? कितनी यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी एक यूनिट गेन करने के लिए, है ना। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो एक यूनिट गेन करने के लिए, जब भी उसको रेशो में लिखोगे तो एमआरटी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद सर एमओसी क्या है? एमओसी तो सिंपल है, द नंबर ऑफ यूनिट्स। ये रेशो नहीं है, ये तो सिंपल द नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने सेक्रीफाइस करी एक यूनिट को गेन करने के लिए। रेशो में लिखेंगे तो एमआरटी, नंबर में लिखेंगे तो एमओसी, बात एक ही है। लो सर, अटेनेबल अनअटेनेबल किसको बोलते हैं? पीपीसी के ऊपर और पीपीसी के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब हमारे लिए अटेनेबल हैं, यानी हम उनको अचीव कर सकते हैं। पीपीसी के बाहर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो अनअटेनेबल है। तो क्या बोल रहा है? वो सारे कॉम्बिनेशंस, ऑल द कॉम्बिनेशंस एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, उनको हम अटेनेबल बोलते हैं। ऑप्टिमम हो सकते हैं यानी पीपीसी के ऊपर, इनएफिशिएंट हो सकते हैं यानी अंदर। अनअटेनेबल कौन से होते हैं? जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है इस रिसोर्सेज के साथ, उनको अचीव करना है तो रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आता है बच्चों, क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? ये भी मैंने आपको बताया। स्ट्रेट लाइन कब होगा? अगर जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है, यानी अगर एमआरटी कांस्टेंट हो जाए तब हो सकता है, बट होगा नहीं। उसके बाद क्या कॉन्वेक्स हो सकता है? ये भी मैंने आपको बताया। कॉन्वेक्स कुछ ऐसा दिखेगा, कॉन्वेक्स ऐसा दिखेगा। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, सपोज ये एक है, अब देखो सपोज तुमने एक, ये देखो, अब एक, ये देखो, अब ये एक, ये देखो। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो एमओसी है, यानी कि एक गेन करने के लिए आपका सेक्रीफाइस कम होता चला जाए, कम 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 कम, 4 3 2 1, डिक्रीजिंग एमओसी, तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा इफ एमओसी या एमआरटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद होता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपीएफ एंड एमआरटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पीपीएफ का जो शेप बना है ये एमआरटी की वजह से ही बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमआरटी को पढ़ना अगर हमें पीपीएफ का शेप ध्यान से पढ़ना है। तो बोल रहा है देखो, वी कैन मेजर एमआरटी ऑन द पीपीएफ एंड पीपीएफ इज अ कॉनकेव शेप्ड कर्व। स्लोप ऑफ पीपीएफ इज अ मेजर ऑफ एमआरटी। ये जो पीपीएफ की ढलान बनी है ना, स्लोप का मतलब ढलान होता है, ढलान। ये जो ऐसा पीपीएफ बना है ना, ये सिर्फ एमआरटी की वजह से ही बना है मेरा बच्चा। द स्लोप ऑफ कॉनकेव कर्व इंक्रीजेज as we move downward along the curve. MRT also rises as we move downward. तो MRT बढ़ता रहता है, इसलिए स्लोप भी बढ़ता रहता है, ढलान बढ़ती रहती है। इसके बाद PPF एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल है बच्चों, वही वाली बात कि भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है
कि आप कितना गिव अप कर रहे हो किसी एक चीज को गेन करने के लिए। तो जैसे जैसे ये ज्यादा बटर बना रहा है तो गन्स कम करनी पड़ रही है। हम टोमेटो बढ़ा रहे थे तो पोटैटो कम करना पड़ रहा था, राइट। तो जैसे जैसे हम एक से अगले पॉइंट पे जाते हैं तो यूनिट्स कम होती रहती हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। देन शेड्यूल और कर्व हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये इसमें कुछ नहीं है। चेंज इन पीपीसी, क्या पीपीसी में चेंज हो सकता है? तो सिंपल है कि अगर इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो चेंज होगा। जैसे मेरा पीपीसी ये है, अब अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो मेरा पीपीसी इधर चला जाएगा बच्चों, राइट में। ये कब जाएगा? अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं। और अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं तो पहले से कम प्रोडक्शन होगा, तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में। अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं फिर ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पीपीसी या पीपीएफ राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज, ठीक है। चेंज इन पीपीसी दो तरीके से हो सकता है, शिफ्ट और रोटेशन। शिफ्ट का मतलब होता है बच्चों अगर दोनों साइड से बढ़ जाए, बोथ साइड्स। और रोटेशन का मतलब होता है जब वो एक साइड से बढ़े। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक साइड? देखो भाई, मैंने ये बोला कि ये मेरा पीपीसी था, मेरा पीपीसी ऐसा था, हमारे रिसोर्सेज बढ़े और रिसोर्सेज बढ़ने से दोनों गुड्स का प्रोडक्शन में चेंज आया, तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज आया तो पूरा पीपीसी ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलूंगा शिफ्ट, क्योंकि ए से A1 हो गया या A डैश हो गया, B से B1 हो गया या B डैश हो गया। लेकिन अगर रिसोर्सेज बढ़ने से सिर्फ एक ही गुड चेंज हो, यानी एक ही का प्रोडक्शन चेंज हो, सपोज रिसोर्स बढ़ा और बी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ ए का प्रोडक्शन बढ़ा, तो फिर वो यहां से ऐसे चला जाएगा इधर, कि मेरा जो पीपीसी है वो रोटेट कर गया फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश, नहीं सॉरी ए डैश बी, ऐसा पीपीसी इधर से इधर रोटेट कर गया। तो कभी भी एक गुड में चेंज होना उसको रोटेशन बोलते हैं, दोनों में हो तो शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो पीपीसी विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ बोथ द गुड्स, और रोटेशन कब होगा? जब सिर्फ एक गुड में हो, ठीक है बेटा, परफेक्ट, सही हो गया। लो जी, राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? राइट वर्ड कब होगा? जब रिसोर्सेज बढ़ जाएं। लेफ्ट वर्ड कब होगा? जब रिसोर्सेज कम हो जाएं। ठीक हो गया, परफेक्ट। चलो जी, ये राइट वर्ड वाला ये है, लेफ्ट वर्ड वाला ये है, ओके सर। रोटेशन मैंने आपको बोला ना एक गुड में, कि सिर्फ सपोज इधर से ही सिर्फ इसमें चेंज आया या फिर सिर्फ इसमें चेंज आया, तो एक गुड में होगा तो उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद पीपीसी के बारे में रीड ओनली टॉपिक है, ये आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। डन 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 डन। इसी के साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में कल, जिसमें हम अगला चैप्टर नंबर 2 यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।